हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है हैवान पति। आज नीलिमा का रिश्ता पक्का हो गया। उसके चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था। आज तक जिस लड़के को देखा नहीं, उसके साथ पूरी उम्र रहने का सोचकर ही नीलिमा का मन बेचैन हो गया था। कुछ ही दिनों में नीलिमा की शादी सौरभ से कर दी गई। सौरभ, जो कि एक बड़े रिटायर फौजी का छोटा बेटा था, जिसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वहीं नीलिमा एक छोटे से किसान की बेटी, जिसके पिता ने बहुत ही साधारण रीति रिवाज से नीलिमा की शादी कर दी। विदा होते वक्त माँ ने नीलिमा के कान में एक सीख दी, बेटी, अपने पति परमेश्वर का हर परिस्थिति में साथ निभाना। सौरभ के साथ डोली में बैठी नीलिमा का मन बार बार यही सोचकर परेशान था, क्या ये मुझे पसंद कर लेंगे? पुराने जमाने में लोग बिना एक दूसरे को देखे शादी के बंधन में बन जाते थे। उन्हें ईश्वर से ज़्यादा माँ बाप के फैसले पर भरोसा था। सोचते सोचते नीलिमा कब ससुराल पहुँच गई पता ही नहीं चला। पहुँचते ही बड़े प्यार और स्नेह के से सास व जेठानियों ने नई बहू को पूरा रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश करवाया। शाम ढलते ही जेठानियों ने नीलिमा का सुहाग सेज पर बैठाते हुए कहा, देवर जी का इंतजार मत करना, उनके आने का कोई ठिकाना नहीं, कहकर एक दूसरे को देखकर हंसते हुए चली जाती हैं। देर रात कमरे में प्रवेश करता है। नीलिमा इतनी बेचैन थी कि एक आहट से ही उठकर बैठ जाती है। सामने एक गहरे सांवले रंग, नशीली आंखों वाला लंबा पतला आदमी लड़खड़ाते पैरों से नीलिमा की तरफ चला आ रहा है। आते ही नीलिमा की बाहें पकड़ता हुआ उसे नीचे ढकेलते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खाट पर बैठने की? तेरी जगह मेरे पैर की जूतियों में है। नीलिमा बहुत घबरा गई। उसकी आंखों में सपने शीशे की भांति आंसुओं के साथ टूटकर बिखरने लगे। सौरभ ने जमकर शराब पी रखी थी। नीलिमा जमीन पर ही सहमी हुई सिकुड़कर बैठ गई। कुछ ही पलों में सौरभ ने फिर नीलिमा की बाहें पकड़कर खटिये पर ढकेल दिया। भूखे भेड़िए की तरह नीलिमा पर टूट पड़ा। नीलिमा का रोम रोम दर्द और डर से कांपने लगा। पूरे कमरे में नीलिमा की दर्द भरा आवाज गूंज रहा था। इसी तरह हर रात सौरभ शराब पीकर नीलिमा के साथ दुर्व्यवहार करता था। नीलिमा की आंखों में वह डर साफ झलकता। नीलिमा की सास ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है नीलिमा तेरे दर्द, लेकिन मेरी कोख ने राक्षस को पैदा किया है, ये आज पता चल रहा है। उसके कुछ दिनों बाद नीलिमा के ससुर जी का देहांत हो गया। इसके बाद तो सौरभ को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। बाकी सारी जागीर अब सौरभ के नाम थी। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे माँ को भी पता चल गया कि सौरभ शराब भी पीता है। एक दिन नीलिमा खेतों में सौरभ के लिए खाना लेकर गई। सौरभ कहीं दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ देखने पर वह एक पेड़ के पीछे था। पास जाकर देखा तो सौरभ के साथ एक औरत थी, जो नीलिमा की मासी के बेटे की बहू थी। रिश्ते में नीलिमा को देख दोनों एकदम से दूर दूर हो गए। उस औरत का नाम सुषमा था। नीलिमा को देखते ही वो शर्म के मारे नजरें नीचे कर लेती है। उसे देखकर नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए सुषमा से कहने लगी, भाभी, छी, इस शब्द से भी नफरत होने लगी है, इतने नीचे गिर जाएंगी। इतने में सौरभ नीलिमा को एक थप्पड़ जड़ देता है। मुंह को दबाते हुए कहता है, चुप कर गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई सुषमा से ऐसे बात करने की? यह कहकर जोर से धक्का दे देता है और कहता है, निकल यहाँ से। नीलिमा चुपचाप अपने घर आकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सास आती है। उसके पूछने पर नीलिमा अपनी सास को सब कुछ बता देती है। तब सास इंद्रावती कहती है, आने दो उस कमीने को, मैं बताती हूँ तेरे ससुर की इज्जत को कैसे तार तार कर रहा है, और तेरी मौसी को भी बताती हूँ अपनी बहू को कितनी छूट दे रही है। नहीं माँ जी, उनको कुछ मत कहना, वो लोग बहुत सीधे हैं, मैं उनसे शांति से बात करूँगी, आप रहने दो। उधर सुषमा सौरभ को कहती है, अगर हमारे बारे में नीलिमा ने मेरे पति सुदेश को बता दिया तो? अरे तू डर मत मेरी जान, उस गवार की इतनी हिम्मत नहीं कि किसी को कुछ कहे। अगर कुछ कह भी दिया तो उसका यकीन कौन करेगा? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि हम कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी बसा सकते हैं।
कब तक यूँ छुप कर मिलेंगे? सुषमा सौरभ से कहती है। अच्छा, कल बात करते हैं, अब घर जाना होगा, मैं चलता हूँ। इतना तो सौरभ वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचने पर सौरभ की माँ इंद्रावती दरवाजे पे ही गुस्से में लाल मुंह लेकर खड़ी रहती। उसे देखते ही कहती, रुक हरामखोर, तेरे को जरा भी लज्जा नहीं आई? अपने बाप की इज्जत तो रख लेता। सौरभ मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, क्या बोल रही हो माँ? क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? इतना भोला क्यों बन रहा है? बहू ने सब बता दिया, बहुत रो रही थी। अरे माँ, मैंने थोड़ा सा डांट दिया क्या? तेरी बहू तो बस रोने लग जाती है, लेकिन मेरे बारे में इतनी घटिया बकवास करेगी ये नहीं सोचा था। माँ, तुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? माँ, मेरे अंदर तेरे और पापा के संस्कार हैं। बेचारी इंद्रावती उसकी चिकनी बातों को ही सच मान लेती है। फिर सौरभ अपने कमरे में जाता है और नीलिमा से कहता है कि तुमने अपनी औकात दिखाई ही दी ना। अगर सुषमा के पति को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरे दिन सुषमा सौरभ के साथ भागने के लिए कहती। दोनों प्लान बनाते हैं, सबके सो जाने के बाद भाग चलेंगे। रात होती है। सुषमा सभी घर वालों के सोने के बाद सारे गहने और जेवरात लेकर घर से निकल जाती है। दोनों ने सड़क पर मिलने का सोचा था, इसलिए सुषमा सड़क पर ही खड़ी हो जाती है। उधर सौरभ तो वही शराब में धुत होकर घर जाकर सो जाता है। सुषमा सुनसान सड़क पर अकेली सौरभ का इंतजार करती है। कुछ समय पश्चात वहाँ से एक बड़ा सा ट्रक आता है। उसमें 4-5 शराबी बैठे रहते हैं। सुषमा को अकेला देखकर वो उसके पास ट्रक खड़ा करके बोलते हैं, अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? हम छोड़ दें आपको? उनमें से एक कहता है, नहीं, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। सुषमा कहती है, अरे मैडम, हमें उन्होंने ही तो भेजा है, वो अंदर हैं, आप ऊपर आकर देख लो। दूसरा आदमी कहता है। सुषमा सच मानकर ट्रक पर चढ़ जाती है। उसके ऊपर चढ़ते ही ड्राइवर ट्रक को भगा लेता है। सुषमा चढ़ते ही कहती है, कहाँ है सौरभ? कौन सौरभ मैडम? हम किसी सौरभ को नहीं जानते। उनमें से एक आदमी कहता है। अब सुषमा डर के मारे पसीना पसीना हो जाती है। वह समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह चिल्लाती है, कोई मदद करो। वो चारों गाड़ी को जंगल की तरफ ले जाकर जाते हैं और उसके साथ चारों बदसलूकी करते हैं। वह चीखती चिल्लाती है, लेकिन उस जंगल में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। आखिर में वह बेहोश हो जाती है। वो लोग उसके पास के सारे जेवरात ले जाते हैं और उसे नग्न और बेहोशी की अवस्था में सड़क किनारे छोड़ जाते हैं। उधर सुषमा के पति सुदेश को जब होश आता है तो सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। अलमारी खोली है, उसमें रखे सारे गहने भी गायब हैं। सुदेश हैरान परेशान अपनी माँ बाबू को जगाता है। माँ बाबू, चोर गहनों के साथ सुषमा को भी ले गए। सब लोग उसे आसपास देखते हैं, लेकिन लोग लाज के डर से दूसरों के घर में जाकर नहीं पूछते। सुदेश तो इसी भ्रम में था कि वह बहुत खूबसूरत थी, इसलिए चोर उसको भी अपने साथ ले गया। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, लेकिन सुषमा का कुछ पता नहीं चला। कुछ समय बाद एक आदमी गांव में शोर मचाता हुआ आया कि हमारे गांव की एक औरत बहुत बुरी हालत में सड़क के किनारे मिली है। यह सुनते ही सुदेश के सारे घर वाले दौड़े दौड़े उसे देखने गए तो सब आश्चर्य में पड़ गए। सब लोगों ने जाकर देखा तो सुषमा नग्न अवस्था में कुछ होश में थी। उसके ही कपड़े के थैले से किसी ने कपड़ा निकालकर उसके शरीर पर डाल रखा था। सुदेश के घर वाले उसे शहर के अस्पताल लेकर जाते हैं। उसे कपड़ों का थैला देखकर यकीन हो जाता है कि यह किसी के साथ भागी थी। वह उसे कुछ नहीं पूछता, अस्पताल में भर्ती करवा कर लवारिस बताकर छोड़ाते हैं। उससे सब रिश्ते खत्म कर देते हैं। उधर सौरभ की नींद खुलने पर उसको भी कानों में खबर पड़ती है। उसकी माँ से कोई औरत बात करते हुए कहती है, क्या जमाना आ गया है काकी, घर की बहू होकर भी किसी यार के साथ जा रही थी और उसने उसकी इज्जत भी लूट ली और जेवरात भी रख ली। ऐसी औरत से तो 7 जन्म में भी पाला ना पड़े। यह बात सौरभ के कानों में पड़ते ही हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, कमीनी खुद तो फंसी ही है, मेरे को भी फंसा गई। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। यह देख नीलिमा समझ गई कि वह आदमी यही होगा।
दौड़ी दौड़ी अपनी मासी के घर गई। मासी, क्या हुआ? भाभी का कुछ पता चला? किसने किया उसके साथ? मासी सर पकड़े बैठी थी, आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। क्या बताऊं बेटी, पता नहीं किसके साथ काला मुंह करवा रही थी। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बच्चलन मर गई हमारे तरफ से, तो उसके लिए इस घर की चौखट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। नीलिमा अपनी मासी के गले लगकर सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन वह अंदर से घुटने लगी। अपनी पति की वजह से मशोरे भाई का पूरा घर ही उजड़ गया। ये विचार करती हुई घर आ गई। उसने सोचा, जो आदमी एक औरत की इज्जत के साथ ऐसा कर सकता है वह किसी का सगा नहीं। उसके अंदर जीने की शक्ति खत्म होती जा रही थी। इन दोनों की वजह से जाने और कितनी जिंदगी बर्बाद होगी। उस दिन नीलिमा बहुत चिंतित थी। सौरभ की करतूत के लिए खुद को दोषी समझ रही थी। मन ही मन विचार करने लगी कि काश उस पहली रात पर ही मैं उसका विरोध कर लेती तो शायद यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। सायंकाल होने को थी। नीलिमा चूल्हे पर खाना बना रही थी, लेकिन इतनी गहरी चिंता में डूबी थी कि तवे की रोटी जलती, कभी चूल्हे की आंच देते वक्त हाथ जलता। जैसे तैसे खाना बनाकर सासू जी को परोस कर सोने जाती है। सासू माँ बोल देती है, क्या हुआ बहू, अपने लिए थाली क्यों नहीं लगाई? नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है, वो आ जाएं, दोनों साथ खा लेंगे। नीलिमा इतनी दुखी होकर भी सासू माँ को कभी किसी बात के लिए परेशान नहीं होने देती थी। आज सुषमा से न मिलने के कारण सौरभ के सर पर खून सवार था। आते ही नीलिमा से कहता है, गवार, मेरे लिए खाना नहीं परोसा? क्या कर रही थी इतनी देर से? नीलिमा भी गुस्से में रहती है, क्यों, आज नहीं आई क्या वो? इतना सुनते ही नीलिमा पर सारे दिन का गुस्सा निकालने लगता है। जब पीटने लगता है, टेप रिकॉर्डर में फुल आवाज़ में गाना चला देता है, जिससे नीलिमा की चीखने की आवाज़ दब जाती है और अपना गुस्सा निकालकर सो जाता है। उसके सोने के बाद नीलिमा पास के पानी से भरे कुएं में कूद जाती है। सुबह नीलिमा बहुत देर तक नहीं उठती तो उसकी माँ सौरभ को आवाज़ लगाती है, अरे दोनों इतनी गहरी नींद में हो क्या, जो मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है? सौरभ फिर उठता है और बाहर आता है और बोला, माँ, कहाँ गई तेरी लाडली बहू? इतने में पानी भरने गई पड़ोसन दौड़ी दौड़ी आती है, अरे काकी, नीलिमा की लाश तो कुएं में तैर रही है, लगता है पानी लेने गई तो चक्कर खाकर गिर गई क्या? फिर सौरभ और उसकी माँ दोनों दौड़ कर गए तो सच में कुएं में तैर रही थी नीलिमा। सौरभ की माँ तो देखते ही बेहोश हो गई और सौरभ लोगों को दिखावे के लिए ज़ोर ज़ोर से रोता है, अरे मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? थोड़े देर बाद नीलिमा के मायके वाले आते हैं। नीलिमा की माँ तो सौरभ को ही उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है। सौरभ को तो तनिक भी दुख नहीं था। जैसे तैसे नीलिमा की विदाई हुई, लेकिन उसकी विधवा माँ को तो जीना मुश्किल हो गया था। तो कुछ दिनों बाद वह अपने पति के बिना रह नहीं पाती थी, इसलिए अपने भाई से कहकर सौरभ के लिए दूसरी शादी करके बहू भी घर ले आई। महक नाम था उसका। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए उसके बदले खूब सारे पैसे लिए थे सौरभ से। सौरभ के लिए तो उसकी भी कोई अहमियत नहीं थी। अब घर का सारा काम महक करती और वो अपने काम से काम रहती थी, क्योंकि सौरभ की सारी बातें उसको पता था। लेकिन सौरभ को यह डर सताने लगा कि महक किसी और के साथ चक्कर ना चला ले, इसलिए वह उसे कहीं बाहर भी नहीं निकलने देता, क्योंकि एक तो वह उम्र में भी कम थी, ऊपर से उसकी सुंदरता दिन दिन बढ़ती ही जा रही थी। सौरभ सारा काम छोड़कर बस उसके पीछे ही रहता। मायके में भी एक दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ता, क्योंकि सौरभ देखने में बहुत भद्दा था, इसलिए जब वो महक के साथ गुजरता लोग बोलते कि अरे यार, कालिया की ही किस्मत चमक गई रे भैया। बस ये सुनते ही महक के साथ भी मारपीट करने लगता। लेकिन महक भले ही गरीब थी, लेकिन वह होशियार थी। उसने सौरभ को तुरंत एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसने बोला, क्या तुम मुझे नीलिमा समझ लियो कि मैं चुपचाप सहती रहूँगी सब तुम्हारा? मैंने भले अपने माँ बाबू की गरीबी देखकर तुमसे शादी की, लेकिन मैं इतनी मजबूर नहीं कि तुम जैसे दो कौड़ी लोगों की पैर की जूतियाँ बनूं। सौरभ महक का मुंह ताकता ही रह गया और अंदर ही अंदर गुस्से में जलता रहा।
उस समय तो उसने महक को कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने मन में एक बहुत ही खतरनाक प्लान बना लिया था महक को जान से मारने के लिए। महक को जरा भी खबर ना थी कि सौरभ के दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरे दिन सौरभ महक के पास जाता है और कहता है, महक मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए नीलिमा भी मुझसे दूर हो गई। अब तुमको मैं दूर नहीं करना चाहता हूँ। महक ने सोचा शायद सौरभ बदल गया, वो मेरे एक थप्पड़ की वजह से। फिर उसने सौरभ को माफ़ कर दिया। लेकिन एक दिन सौरभ ने महक से कहा, महक आज चलो शाम को हम घूमने चलते हैं। महक ने कहा ठीक है। फिर वह दोनों शाम को घूमने चले जाते। लेकिन सौरभ महक को एक जंगल की ओर ले जाता है। महक पूछती भी है कि सौरभ हम यहाँ जंगल में क्यों आए? तो सौरभ बोलता है, मेरी जान तुमको मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? महक बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है मेरी जान? सौरभ बोलता है। ऐसे बातें करते करते सौरभ महक को एक पहाड़ी के पास ले जाकर उसे नीचे ढकेल देता है और महक नीचे गिरकर मर जाती है। सौरभ वहाँ से घर आ जाता है और सोचने लगता है कि मुझे थप्पड़ मारी थी ना, आज उसका बदला पूरा हुआ। सौरभ फिर खूब शराब पीकर सो जाता है क्योंकि रात हो गई थी। तो उसकी माँ सो गई थी। उसकी माँ को खबर भी नहीं लगा कि महक के साथ क्या हुआ। जब उसकी माँ सुबह उठी तो सौरभ को आवाज़ लगाई कि महक आज उठी क्यों नहीं? तो सौरभ बोलता है, मुझे नहीं पता माँ। जब उसकी माँ इधर उधर देखती है तो महक कहीं नहीं थी। तभी किसी ने आवाज़ लगाई, अरे खाड़ी के नीचे कोई औरत गिर के मर गई है। जब उसकी माँ और सौरभ बाहर आता है तो सौरभ बोलता है, होगी कोई, हमसे क्या मतलब। लेकिन उसकी माँ को शक हो जाता है, कहीं ये महक तो नहीं। जब उसकी माँ सौरभ से कहती है, बेटा कहीं महक तो नहीं है? तो सौरभ बोलता, नहीं माँ, महक इधर उधर कहीं होगी। लेकिन जब 2 दिन हुआ महक घर नहीं आई तो उसकी सास ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने खोजबीन करके महक का आखिर पता ही कर लिया कि वो औरत पहाड़ी के नीचे गिरी हुई महक ही थी। वहाँ पर कुछ निशान और सबूत के पा जाने से पुलिस सौरभ को हिरासत में ले ली और सौरभ को जेल में बंद कर दी। दोस्तों, क्या दुनिया में ऐसे भी हैवान पति होते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।